दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर ये सवाल भी बहुत सारे लोगों का आता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करें या फिर यूएस में इन्वेस्ट करें। तो आज हम इस चीज को समझेंगे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट है या फिर यूएस में। मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर डाटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ये समझेंगे कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सभी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, गूगल में, एप्पल में, फेसबुक में, या फिर टेस्ला में, या फिर इंडिया में किस में इन्वेस्ट करें, या S&P 500 में करें, या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स में करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप उसका फायदा उठा सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि हम यूएस में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, इंडिया में क्यों नहीं। तो मैंने जब कुछ लोगों से ये क्वेश्चन किया तो उनका ये कहना था कि इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंडिया की करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट होती है एज कंपेयर टू यूएस, तो हम वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो जिस कंपनी में भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका जो रिटर्न बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, उसके मुकाबले जो रुपये की वैल्यू है जो डॉलर के मुकाबले गिर जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले एक डॉलर 65 रुपीज के आसपास था, उससे पहले 50 के आसपास था, अभी 73 के आसपास चल रहा है। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी में, उसके जो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा एक डॉलर, 10 डॉलर या जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, तो जब रुपये की वैल्यू गिर जाएगी उसको हम वापिस इंडिया में लेकर आएंगे, वो भी हमें फायदा मिलेगा। तो हमारा रिटर्न बढ़ जाएगा अगर हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करते हैं कि ये जो वैल्यू डेप्रिशिएट एप्रिशिएट होती है, जो ये हमारा रुपये गिरता है, ये कितना परसेंट गिरता है। इंडिया में इन्फ्लेशन 6% है, यूएस में इन्फ्लेशन 1 से 2% है। तो यूएस की जो करेंसी है हर साल 1 से 2% डेप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन इंडिया की करेंसी 6-7% से डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी हमारी करेंसी ज्यादा गिरती है। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट में सच में इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? अगर आप पिछले सालों का डाटा निकाल के देखोगे तो यूएस का जो इंडेक्स है S&P 500, उसने करीब करीब 9 से 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन इंडिया के निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले कुछ सालों में 17 से 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आपने यूएस में इन्वेस्ट किया होता तो 10% तो रिटर्न आपको मिलता ही मिलता, लेकिन 6% जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है हर साल, उसका रिटर्न अलग से मिलता। तो आपका रिटर्न करीब करीब 16-17% के आसपास पहुंच चुका होता, जो कि आपको इंडिया में भी मिल गया होता अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया होता। तो अब ऐसा होता क्यों है ये समझते हैं। इंडेक्स जो हमारा होता है, जैसे कि यूएस में S&P 500 इंडेक्स है, इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स है। इंडेक्स मेजोरिटी हमारी इकोनॉमी को दर्शाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शाता है। तो इंडेक्स का रिटर्न लंबे समय में कितना हो सकता है, इसका एक फॉर्मूला है, इन्फ्लेशन प्लस इकोनॉमी की ग्रोथ प्लस अल्फा जनरेशन। इन्फ्लेशन मतलब जितनी इन्फ्लेशन होगी कंट्री में उतना परसेंट रिटर्न, प्लस इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो, प्लस में अल्फा, यानी कि निफ्टी 50 का अगर आप इंडेक्स का रिटर्न लेते हो तो 6% तो इन्फ्लेशन की ग्रोथ, 6% रिटर्न तो वो आपको मिलेगा। उसके अलावा 6-7% से हमारी जो जीडीपी इंक्रीज होती है वो रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां हैं जो कि करीब करीब 50% जीडीपी को दर्शाती है। तो ओवरऑल जीडीपी तो 6-7% से बढ़ती है, लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं ये कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके चलते 1-2% रिटर्न ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको लंबे समय में निफ्टी का जो रिटर्न है वो 16-17% के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि 6% तो हमारी इन्फ्लेशन हो गई, 7-8% जीडीपी ग्रोथ हो गई और 2-3% आपका अल्फा जनरेशन हो गया, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न 17 से 18% के आसपास हो जाता है। वहीं अगर यूएस स्टॉक्स को आप कंपेयर करें तो 1-2% की उनकी इन्फ्लेशन हो जाती है, 3 से 4% उनकी जीडीपी ग्रोथ है। उसके अलावा अल्फा जनरेशन को कैलकुलेट करोगे तो 9 से 10% के आसपास का रिटर्न वो देते हैं। अब ये तो बात कर ली हमने इंडेक्स की। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम S&P 500 में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम तो वहां की बड़ी कंपनी जैसे गूगल में, एप्पल में, फेसबुक में या फिर टेस्ला में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपनीज काफी बड़ी हैं और काफी अच्छा रिटर्न बनाती हैं, काफी तेजी से बढ़ रही हैं। तो
तो उनमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा पैसा भी काफी ग्रो हो सके। तो इस चीज को भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं, क्या इनमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करने से हमें ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। तो अगर आप इन सभी कंपनीज की पी रेशो चेक करोगे गूगल पे जाकर, तो हमें क्या देखने को मिलता है, टेस्ला जो कि आपकी फेवरेट कंपनी है, उसकी पी रेशो 585 के आसपास है। 585 का मतलब है कि 585 रुपीज लगाकर आपको 1 रुपए की अर्निंग होगी। इसके बजाय अगर आप बैंक में भी एफडी करा देते हो तो भी आपको समथिंग 20 रुपए लगाकर 1 रुपए की अर्निंग हो जाती है। 20 का पी रेशो तो बैंक का आता है। तो क्यों आप टेस्ला में 585 रुपीज लगाकर 1 रुपए कमाओगे, वहीं आप इंडिया में अगर बैंक में भी एफडी करा देते हो तो 20 रुपए लगाकर आपको 1 रुपए मिल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो शेयर प्राइस बढ़कर भी कितना बढ़ जाएगा, कभी ना कभी तो उसको अर्निंग को मैच करना ही पड़ेगा। और ये जो हाइप बनाई हुई है इस शेयर की, जो ये शेयर प्राइस बढ़ रहा है, वो इसलिए है कि सारा मार्केटिंग का खेल है। अर्निंग्स जब आएंगी ही नहीं तो कभी ना कभी तो शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। उसके अलावा अदर कंपनीज की अगर आप पी रेशो चेक करो तो गूगल की 29 है, एप्पल की 28 है, फेसबुक की 27 है और Amazon की 60 है। अब इनको हम इंडियन कंपनीज से कंपेयर करके देखते हैं कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनकी पी रेशो क्या चल रही है। तो रिलायंस की पी रेशो अगर आप देखोगे तो वो 26 के आसपास है। HDFC बैंक की देखोगे वो भी 26-27 के आसपास है। इन्फोसिस की देखोगे तो 31 के आसपास है। TCS की देखोगे तो 36 के आसपास है। तो इनकी पी रेशो मतलब कि जो हम प्राइस पे करेंगे अर्निंग के लिए वो लगभग सेम ही है। चाहे आप वहां इन्वेस्ट करो चाहे आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, अर्निंग तो आपको सेम ही मिलनी है। तो ये रीजन तो खत्म हो जाता है कि ये कंपनीज जो है ज्यादा हमें अर्निंग करके देंगी। अब आती है ग्रोथ की बात। तो ये जो बड़ी कंपनीज है यूएस की, ये इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी हैं कि ये ग्रो करके भी कितना ग्रो कर जाएंगी। अब इन्हें आप ऐसे देख सकते हो कि यूएस की जो स्टॉक्स की कंपनी है, ये जो कंपनीज है, इन्हें आप लार्ज कैप कंपनीज मान सकते हो। और इंडिया में जो हमारी ये लार्ज कैप कंपनी है जो हमने डिस्कस करी, इन्हें हम मिड कैप कंपनीज मान सकते हैं। तो मिड कैप कंपनी बढ़ के लार्ज कैप तो बन सकती है, लेकिन लार्ज कैप जो कंपनी है वो एक्सपेंड कर करके भी कितना एक्सपेंड कर लेगी। इनको एक्सपेंशन के लिए यूएस में जगह नहीं मिल रही तो आके ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग है कि यहाँ से जाके यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये लोग तो उठ के आगे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हम ऐसे हैं कि हम यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेनली ये दो ही केस हैं जिनमें कि आप अगर चाहो तो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जितना मैंने देखा है, जितना लोगों से सवाल पूछा है, यही दो चीजें हैं जिनकी वजह से वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या तो वो S&P 500 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि यूएस ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन यूएस वाले तो खुद इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया बढ़ जाएगा तो हमारी कुछ इकोनॉमी चल जाएगी, हमारे लोग जिनकी ज्यादा एज होती जा रही है तो इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारी जो रिटर्न आएगा हमारा, उससे हमारा देश चल जाएगा। तो उसमें इन्वेस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। दूसरा, अगर आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इनकी वैल्यूएशन ही इतनी ज्यादा हाई है, क्योंकि गूगल सिर्फ आपको जो गूगल यूज कर रहे हो वो नहीं, उसके अलावा भी 1000 प्रोजेक्ट्स चला रहा होता है जो कि फेल भी हो जाते हैं, जो जिनका कि हमें पता नहीं लगता। Amazon जिसमें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, Amazon की जो वेबसाइट के अलावा, Amazon प्राइम के अलावा अगर आप रिसर्च करोगे तो पता लगेगा मोस्टली बिजनेस उसके लॉस में चल रहे हैं। एक ही बिजनेस से वो पैसा कमा रहा है ज्यादातर। Amazon की जो AWS सर्विसेज हैं, जो वेब होस्टिंग की वो सर्विस वगैरह देता है, उससे मोस्टली उसका पैसा आता है। तो रिसर्च जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अब ये बात सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए हो रही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा कोई फायदा नहीं है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का। और बड़े जो लोग हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो हैं, उनका तो गेम ही अलग होता है इन्वेस्टमेंट का, तो उनकी तो हमें बात ही छोड़ देनी चाहिए। और इन दो रीजंस के अलावा मेरे को नहीं लगता इनके अलावा कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करता होगा, क्योंकि ये 5 ही ऐसी कंपनीज है जो हमें पता है। इनके अलावा अगर और 5 कंपनी आप मेरे को बता दो जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यूएस में। अगर कोई कहे कि हम तो रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को तो इंडिया के ही पूरे स्टॉक्स के बारे में नहीं पता, यूएस में तो कहां वो रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे और क्या ही वहां गेम चल रहा होगा, वो हमारी समझ से परे है। तो मेरा ये टेक है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए। इसके 2 रीजन है। इन्वेस्टमेंट के जो गुरु है, जिनको इन्वेस्टमेंट का भगवान माना जाता है, वॉरेन बफेट, उनका एक कोट है कि नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। वो अमेरिका के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट करने को नहीं बोलते, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने देश में इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपकी कंट्री स्ट्रॉन्ग होगी। और हमारा ये टेक है कि नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। जितना ज्यादा हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज्यादा हमारी कंपनीज को कैपिटल मिलेंगी, वो ज्यादा ग्रो कर पाएंगी, ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएंगी
और वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। आपने देखा होगा जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं इनकी मोस्टली फंडिंग बाहर से ही आती है, अमेरिका से, जापान से, चाइना से। तो जो भी ये स्टार्टअप्स कल को बड़े बनेंगे, जैसे कि पेटीएम बड़ा बनेगा या फ्लिपकार्ट बड़ा बनेगा, तो जो भी ये अर्निंग करेंगे इनका मोस्टली शेयर्स बाहर वाले लोग ले जाएंगे, मोस्टली कमाई बाहर वाले लोग ले जाएंगे। तो क्यों ना हम ही अपनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हम ही इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सके और जो भी अर्निंग हो वो हमारी ही कंट्री में हो और हमारी ही कंट्री को इससे बेनिफिट हो। तो ये चीज कितनी बेस्ट होगी। अब एक सवाल लोगों के मन में और आ रहा होगा कि जब अगर ये चीज ऐसे है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, तो क्यों लोग हमें ऑप्शंस दे रहे हैं, क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनकी वजह से हम अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकें। तो एक हिंट दे देता हूं आपको, इंडिया में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का आपको 0.1 से 0.2 तक की एक्सपेंस रेशो लगती है और अमेरिका का जो फंड है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है उसकी जो है एक्सपेंस रेशो 0.5 के आसपास है। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आप 5,000 रुपए की भी SIP करते हो S&P 500 में 30 सालों के लिए, तो इस एक्सपेंस रेशो की वजह से करीब 6.5 लाख रुपए का आपको लॉस हो रहा होता है। तो ये हिंट है क्यों आपको अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जाता है। बाकी आप कुछ समझदार हैं, ज्यादा चीजें खोल के बताई नहीं जाती। ज्यादा किसी को और ज्यादा समझना हो तो मेरा नंबर दे रखा है मैंने नीचे, आप कांटेक्ट कर लेना मेरे से। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है, हर चीज की जानकारी आपको दे दी जाएगी। किसी भी चीज में कोई डाउट हो, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए या किसी भी फाइनेंस से जुड़ी कोई भी क्वारी हो, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने आपको, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा, कॉल प्लीज मत करिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।